बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जीवों में जनन, आज उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो हम लोग द्विनिषेचन के बारे में पढ़े हैं चैप्टर में, याद होगा सबको द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन क्या था, ये था हमारा बीजांड, और बीजांड के नीचे में 3 था अंड समुच्चय, और बीच में हमारा 2 केंद्रक वाला था ध्रुवीय केंद्रक। और देखो तो परागकण जो आता था, एक परागकण किससे संलयित होता था, तो वो अंडकोश से संलयित, अंड से संलयित होकर बनाता था क्या, हमारा भ्रूण बनाता था। और दूसरा परागकण इससे संलयित होकर, यानी कि ये पहले से यहाँ पर कितना केंद्रक था, 2 केंद्रक था, एक और आ गया तो कितना हो गया, 3 केंद्रक हो गया। तो यही बनता है भ्रूणकोश। तो चूंकि ये 3 केंद्रकों से मिलके बना है, इसीलिए इसका सूत्र गुणता क्या हो जाता है, 3n। क्या हो जाता है, 3n। तो भ्रूणपोष की सूत्र गुणता पूछा है, तो भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा 3n। अगला क्वेश्चन बोलता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संबंध है। तो हम लोग उत्तक संवर्धन की विधि पढ़े हैं। कौन सी विधि पढ़े हैं, उत्तक संवर्धन विधि। तो जो उत्तक संवर्धन विधि था, उस विधि में क्या किया जाता, पौधे के उत्तक या कोशिका वाले भाग को लिया जाता था और उससे नए पौधे को विकसित किया जाता। अब बताओ पौधे का सबसे सूक्ष्म भाग होता है कि नहीं उत्तक है, तो वो कैसी विधि थी, लैंगिक विधि थी कि अलैंगिक विधि थी, अलैंगिक विधि थी। वही तो हमसे पूछा सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अलैंगिक। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। प्राणी जो होता है उभयलिंगी या इसको द्विलिंगी भी बोलते हैं, यानी कि जब नर और मादा दोनों लिंग एक ही प्राणी में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। और जब अलग अलग प्राणी में होता है तो उसको एक लिंगी बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो देखो मुर्गी हो गया और सांप हो गया, ये दोनों एक लिंगी होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग में होता है। अगर नर है तो मुर्गा बोलते हैं, और अगर मादा है तो मुर्गी होता है। उसी प्रकार से सांप में भी होता है। लेकिन जो केचुआ होता है वो कैसा प्राणी है, उभयलिंगी। मतलब इसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में क्या होता है, स्थित होता है। तो उभयलिंगी बोलो, या फिर इसको क्या और क्या बोला जाता है रे, द्विलिंगी भी बोला जाता है। तो इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोलता है बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। बाह्य निषेचन यानी कि जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तब उसको क्या बोला जाता है, बाह्य निषेचन। तो इसका ऑप्शन है तुम्हारा सरीसृप में, पक्षियों में, केचुआ में और मेढक में। तो देखो क्वेश्चन क्या था, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। तो जितने भी जल में प्रजनन करते हैं ना, मेढक जो होता है वो स्टार्टिंग में जब वो अंडा देता है तो वो कहाँ पे होता है, जल में होता है। उसका जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, जल में होती है। और जल में जितना भी जीव रहता है उसमें अधिकांशतः निषेचन की क्रिया कैसी होती है, तो बाह्य निषेचन। तो इन चारों ऑप्शन में से बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो मेढक में होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोलता है काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है। काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है। तो जो काजू है, तुम लोग को पता है कि जो बीजांड होता है वो विकसित होकर के बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है रे, बीज। और बीजांड कहाँ पे स्थित होता है, तो बीजांड स्थित होता है अंडाशय में। कहाँ पे स्थित होता है, अंडाशय में। तो ये अंडाशय बनाता है फल, ये अंडाशय क्या बनाता है, फल। जैसे कि आम, आम में तुमको अच्छी प्रकार से एक बात, अगर आम के संरचना को देखेंगे तो क्या कुछ इस प्रकार का लगता है, अंदर में ये गुठली, ऊपर से ये फल, उसके ऊपर से छिलका, क्या होता है। तो अंदर का जो बीजांड है वो बीज बन गया, उसके बाद जो अंडाशय होता है वो क्या बन जाता है, फल। तो फल का निर्माण किससे होता है रे, अंडाशय से होता है। लेकिन जिस फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी और भाग से होता है तो उसको असत्य फल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असत्य फल। और जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्य फल। उसको क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। तो क्या काजू का निर्माण जो है ये होता है पुष्पासन से। किसका निर्माण, इसका निर्माण किससे होता है रे,
पुष्पासन से। तो एक बात बताओ, हम तुमको सत्य और असत्य फल पढ़े हैं, तो सत्य फल यानी फल का निर्माण किससे होगा रे? अंडाशय से। तो एक बात बताओ, क्या काजू का निर्माण अंडाशय से हो रहा है? तो काजू किस प्रकार का फल है? असत्य फल। कैसा फल है? असत्य फल। सत्य फल को यथार्थ फल भी बोलते हैं। सत्य फल को क्या बोलते हैं? और असत्य फल को मिथ्या। असत्य फल को क्या बोलते हैं? मिथ्या। लेकिन ऑप्शन में ना तो मेरा मिथ्या है और ना ही मेरा असत्य फल है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काजू हमारा नट हो जाएगा। अब ये नट्स क्या होता है? मतलब फल जो है, अब काजू हो गया, किशमिश हो गया, छोहरा हो गया, बादाम हो गया, ये सब भी एक प्रकार का फल है, लेकिन क्या इसमें रस होता है? नहीं। तो इसीलिए उसको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, सूखा फल बोलते हैं। जिसमें जैसे कि आम हो गया, लीची हो गया या संतरा हो गया, इस सब में रस होता है, लेकिन जिस फल में रस नहीं होता है उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, जिसको हम कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्या हम लोग बताओ संतरा को या किसी चीज को महीने 2 महीने तक रख सकते हैं? नहीं। लेकिन वही काजू, किशमिश, बादाम, इस सबको हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो वैसा फल जिसमें रस नहीं होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? नट्स बोलते हैं। तो यही ये काजू भी एक प्रकार का क्या है? नट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे मिथ्या फल भी हो सकता था, असत्य फल भी हो सकता था, यहाँ ऑप्शन में नट्स है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? नट्स हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण? तो देखो, तुम लोग को पता है कि कंद क्या है? कायिक प्रजनन की एक विधि है, कंद के द्वारा पौधे को उगाना। कंद के द्वारा जो पौधा उगता है वो 2 में उगता है, एक उगता है आलू में और दूसरा शकरकंद में। आलू और शकरकंद। तो इसका तो नाम में ही कंद लिखा हुआ है, तो इसमें जो होता है, आलू में जो कंद निकलता है और शकरकंद में जो कंद निकलता है, उसके द्वारा हम नए पौधे को उगा सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कंद किसका रूपांतरण? एक बात बताओ, आलू या शकरकंद, ये क्या है? कली है, तना है, जड़ है, क्या है? ये क्या है? आलू तना क्या है? तो आलू है, ये जड़ है। क्या है? ये एक जड़ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जड़। यानी कि कंद किसका रूपांतरण है रे? जड़ का। अब बताओ, आलू और शकरकंद में किसके द्वारा होता है रूपांतरण? तो कंद के द्वारा। अदरक में किसके द्वारा होता है? प्रकंद। अदरक में प्रकंद। और वही प्याज में बल्ब के द्वारा। प्याज में किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा। तो याद रखना है, आलू और शकरकंद में कंद, प्याज में बल्ब, और वही क्या था एक अदरक, अदरक में प्रकंद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। हाँ देखो, क्वेश्चन आ ही गया। बोलता है अदरक में क्या एक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है अदरक में रे? तो ऑप्शन है हमारा प्रकंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो देखो, अगर हिंदी में पूछा जाए तो शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, और शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है बाह्य निषेचन। इन विट्रो हो गया तुम्हारा बाह्य, और इन विवो हो गया तुम्हारा आंतरिक। तो यानी कि बोलता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोला जाता है रे? इन विट्रो, क्योंकि उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी नहीं है? इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, यानी कि उभयलिंगी नहीं मतलब एक लिंगी है। तो केचुआ, अच्छा एक बात बता, केचुआ अभी हम लोग ऊपर पढ़े, केचुआ क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। तो केचुआ के ही प्रजाति का कृमि भी है, और इसी के प्रजाति का कौन है? जोंक भी है। तो केचुआ, फीता, कृमि और जोंक, ये तीनों कैसा है? उभयलिंगी प्राणी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है? घरेलू मक्खी नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद पौधा है? जलोद्भिद हम लोग उस पौधे को कहते हैं जो जल में जीवित रहता है। मरुद्भिद हम लोग उस पौधे को करते हैं जो मरुस्थल में जीवित रह सकता है। अब बताओ, इसमें तो तुम लोग एक नाम सुना होगा सिंघाड़ा का। सिंघाड़ा एक प्रकार का फल होता है, वो कहाँ पे उगता है? तो जल में उगता है। तो यही बोलता है जलोद्भिद। वही नागफनी, शीशम, एकेसिया, ये एकेसिया जो है ना, ये पहाड़ों पर उगने वाला पेड़ है, और नागफनी और शीशम, इन दोनों से तुम वाकई परिचित है। तो ये तीनों पेड़ स्थल पे उगता है, और वही सिंघाड़ा जो है हमारा कहाँ उगता है रे? जल में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है क्या है? सिंघाड़ा सही है।
अगला है, देखो बोलता है उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है। तो तुम लोग को हम बहुत बार बताए हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कि अर्धसूत्री विभाजन किसी भी जीवों के शरीर में केवल एक बार होता है। वो कब होता है, तो वो होता है युग्मक बनने के समय। अगर हम लोग मनुष्य का बात करें तो शरीर में जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है उसी समय केवल क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, वरना हमेशा कैसा विभाजन होता है रे, समसूत्री। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है, तो अर्धसूत्रण किस समय होता है, युग्मक बनने के समय। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, केचुआ कैसा प्राणी है, उभयलिंगी या द्विलिंगी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है। अच्छा एक बात बताओ, द्विगुणित कौन सा होगा, अंड जो है तुमको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक कभी भी द्विगुणित हो सकता है नहीं, तो अंड क्या है, मादा युग्मक है, पराग क्या है, नर युग्मक है, और 2 बार अंड दे दिया है। तो जब अंड और पराग ये दोनों नर युग्मक है और हमको पता है युग्मनज किसके मिलने से बनता है रे, नर युग्मक और मादा युग्मक, जब ये दोनों का संलयन होता है तब हमारा क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है रे, इन दोनों के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज। तो चूंकि यहाँ पर 2 केंद्रक भाग लिया, एक नर का एक मादा का, तो ये भाग युग्मनज हमारा क्या होता है, द्विगुणित। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित कौन होता है, किसी भी चीज का नर युग्मक या मादा युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है। इसमें से कौन सा है नर युग्मक या मादा युग्मक, ऑप्शन सी परागकण। तो परागकण बोलो या पराग, पराग किसका नर युग्मक है, पुष्पी पौधे का, तो ये क्या हो जाता है, अगुणित। क्या हो जाता है, अगुणित। वही अंडाशय हो गया, परागकोश हो गया, युग्मक। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को छोड़कर बाकी सब कोई भी चीज अगुणित नहीं हो सकता है। अगर अगुणित पूछा तो या तो नर युग्मक देगा ऑप्शन में या तो मादा युग्मक देगा। तो यहाँ पे परागकण दे दिया। हो सकता है अगर मनुष्य का बात रहता तो वहां पे शुक्राणु दे देता, और अगर मादा का रहता तो क्या देता, अंडाणु दे देता। समझे बात को, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ऑप्शन ए है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। देखो ये जो बीजांड है इसका जो ये वाला यहाँ पर अंड कोशिका था, यही ना युग्मनज बनेगा रे, ये क्या बनेगा, और इसका ये बाहरी भाग क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। क्या कहलाता है, बीज। तो बोलता है युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ये बीज के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, अंदर, मतलब ये बात सही है। ये बात क्या है मेरा, सही है। ये पढ़ो, बोलता है युग्मनज से भ्रूण बनता है। अब ये जो युग्मनज यहाँ पे बना इसी से अब क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो ये बात भी मेरा बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। यानी कि मनुष्य जब नए बच्चे को जन्म देता है तो मनुष्य बच्चे को जन्म देता है कि अंडे को जन्म देता है, बच्चे को। तो जो अंडे को जन्म देता है उसको अंड प्रजक बोलते हैं, और जो बच्चे को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं, सजीव प्रजक। तो मेरा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन बी क्या है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि बीजांड बीज बनता है और अंडाशय क्या बनता है, फल बनता है। तो ऑप्शन बी मेरा मतलब कि गलत है। क्वेश्चन हमसे यही नहीं पूछा था कि बताइए गलत कौन है, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है हमारा। अगला है देखो, बोलता है पुनरुद्ध भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। देखो पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पढ़ाया है तुम लोग को कि कोई भी जीव, जैसे स्पाइरोगायरा एक प्रकार का जीव है। देखो स्पाइरोगायरा इस प्रकार का चित्र बनवाए थे, याद करो, देखना पहला चैप्टर तुम लोग। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का क्या होता है, स्पंज पदार्थ होता है। स्पंज मतलब, स्पंज क्या होता है, किस पदार्थ को, मतलब जिसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, फिर वो अपने आकार में क्या आ जाता है, वापस। उसमें जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो क्रिया किसके द्वारा होती है रे, पुनरुद्ध भवन। तो कौन से जीवों में, वैसे जीव जो स्पंज की श्रेणी में आते हैं, मतलब जिनके शरीर को दबाने पे दब जाते हैं और पुनः उसका शरीर क्या हो जाता है, वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो पुनरुद्ध भवन की क्रिया किसमें होती है, तो स्पंज में होती है।
अगला देखो, बोलता है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो जलकुंभी को 65,000 पौधे उत्पन्न करने में लगभग 8 महीने का समय लगता है। कितने महीने का समय लगता है? 8 महीने का। और कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में 8 की जगह 9 महीना भी दे दिया जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 8 की जगह मान के चलो या 7 है या 9 है, तो उस 8 के लगभग का ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, टिक करना होता है। नहीं तो ऐसे सिंपली आंसर क्या है हमारा, 8 माह है। अगला है, निम्न इनमें से कौन केवल अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? कौन पैदा करता है? बांस। तो ये बात हम लोग को पता है कि अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प बांस पैदा कर। निम्नलिखित में से 12 वर्ष में एक बार पुष्प किसमें खिलते हैं? नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी एक ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में केवल कितनी बार पुष्प खिलता है? एक बार। अगला है, प्रकंद का उदाहरण है। तो हम लोग अभी आगे ही पढ़े, मतलब पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे कि कंद के द्वारा किसमें किसमें होता है? आलू और शकरकंद में। और प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है? तो हमारा अदरक है। अगला क्वेश्चन है कि कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण देखो, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रजनन एक ऐसा प्रजनन का विधि है जिसमें हम पौधे के किसी के भी भाग को काट कर रोप दिए, चाहे पत्ती से नया पौधा उगा लिए, चाहे जड़ से नया पौधा उगा लिए, चाहे तना से उगा लिए, चाहे कली से उगा लिए। वही पूछता है कि कलिका रोपण मतलब हम पौधे के कली को रोप के नया पौधा उगा रहे हैं। तो कली भी पौधा का एक क्या है, भाग है। और पौधे के किसी भाग से जब नया पौधा उगाते हैं तो वो कौन सा विधि होता है? तो कायिक जनन का विधि होता है। देखो, बोलता है गेहूं षटगुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्र 42 होती है, तो इसके किसी में होंगे ओ देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि मनुष्य के शरीर में, एक बात तो पहले, गुणसूत्र टोटल संख्या में कितना होता है? कितना होता है? 46। टोटल गुणसूत्र संख्या में कितना होता है रे? 46 होता है। लेकिन गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र साथ में रहता है? 2 गो। पता है, हमेशा गुणसूत्र जोड़ा में रहता है, ये बात हम सबको पता है। तो एक बात, 46 गुणसूत्र है तो जोड़ा में ये कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। मतलब हमेशा यहाँ पर 2 गुणसूत्र साथ में रह रहा है। वही बोलता है कि गेहूं में भी 42 गो होता है। गेहूं में कितना होता है रे? 42 गो। लेकिन इसमें गेहूं 60 गुणित तो होता है। गेहूं कैसा होता है? 60 गुणित, मतलब इसमें 6 गो एक साथ रहता है। तो पूछ रहा है क्या गो जोड़ा बनेगा? अगर बताओ 6 गो को एक साथ रखेंगे तो टोटल 42 गो क्या गो जोड़ा बनेगा? क्या गो बनेगा? 60 गो। इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7। अगर मान लो कभी पूछ ले क्या इसमें 4 एक साथ रहता है, बन जाएगा ना। चलो देखो अगला है, बोलता है मक्का में अर्धसूत्रन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी पूछा मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्का में अगर द्विगुणित का बात किया जाए तो मक्का में टोटल कितना होता है रे? 20 होता है। अगला है, बोलता है निम्नलिखित में से किसका पादप का अगुणित होता है? अगुणित देखो, यानी कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, और ऑप्शन डी है तुम्हारा, कहाँ गया, एक सेकेंड, इनमें से सभी। ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो देखो, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा जो है ये सब पौधे की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे पौधे थे। जैसे कि कवक के बारे में सब जानता है, रोटी पे फंगस जो लगता है। शैवाल के बारे में सब जानता है, नीलहरी शैवाल, जो कहाँ होता है? नम भूमि पर पाया जाता है, जहाँ पे पानी का जमा होता है, हरा हरा कलर का पाया जाता है। तो ये सब बहुत छोटे पौधे होते हैं, तो इनका शरीर द्विगुणित नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? अगुणित होता है। इसीलिए इसमें कभी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर शैवाल हो गया, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा, ये सभी का कैसा होता है? शरीर अगुणित होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सही क्या है? करेक्ट, क्योंकि उपर्युक्त तीनों ऑप्शन में से क्या है हमारा? तीनों का शरीर अगुणित था। अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो देखो, बोलता है इनमें से किस पौधे के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े थे कि मेढक जो है, मेढक में भी निषेचन बाह्य होता है, क्योंकि वो जल में होता पाया जाता है। तो बोलता है इनमें से किस समुदाय के पौधे के निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब ऐसे नम भूमि पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है रे? नम भूमि पर। क्यों पाया जाता है नम भूमि पर? ये इसीलिए पाया जाता है ताकि इसका परागण या फिर इसको निषेचन में बिल्कुल क्या हो? आसानी हो। तो इन तीनों में क्या आवश्यक है रे?
जल आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो क्या बोलेंगे उसको, बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, किसमें पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अगला है मुकुलन द्वारा जनन, ऑप्शन के अनुसार मुकुलन द्वारा जनन किसमें किसमें होता है रे, ऑप्शन में क्या है, ईस्ट म्यूकर पाइनस, तो किसके द्वारा किसमें होता है, तो मुकुलन के द्वारा जनन दो मुख्य उदाहरण है जिसको याद रखना है, वो है हाइड्रा और ईस्ट। तो मुकुलन हम लोग पढ़े थे, मुकुलन क्या था, एक बार देख लेते हैं। मुकुलन जनन का ऐसा विधि था जिसमें जीव के शरीर से मुकुल निकलता था, यह हमारा ईस्ट था, ईस्ट के शरीर से मुकुल निकला और कुछ समय बाद जब ये परिपक्व हो गया तो जनक शरीर से अलग होकर एक नया जीव बना लेता था। उसी प्रकार से हाइड्रा में भी है, हाइड्रा में भी है, हाइड्रा में भी क्या होता था, जीव के शरीर से एक मुकुल निकलता था और विकसित होकर के ये फिर क्या होता है, कट के एक नया जीव बनाता था। तो यहाँ पे ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों में मुख्य रूप से याद रखना है कि जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, मुकुलन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन है ईस्ट सही हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन पुष्पी पौधे में जनन में काम नहीं आता है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता, बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता। पुष्पी पौधे मतलब वैसा पौधा जिसमें पुष्प खिलता है। तो देखो कंद, कंद अभी हम लोग पढ़े, आलू के में, आलू में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कंद के द्वारा भी हो सकता है। और उसके बाद है संकर, संकर तुम लोग को पता है संकर नस्ल क्या होता है, जब दो अलग अलग जीवों के बीच में संकरण होता है उससे जो नया पौधा उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। भूअस्तरा, भूअस्तरा किसको बोलते हैं, मतलब कि किसी भी चीज के, जैसे कि मान के चलो एक गेंदा का पेड़ है, इसके लिए बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल सेट होता है। गेंदा का पेड़ है तो गेंदा का जब कोई भी भाग है ना रे, वो अगर मिट्टी को टच कर लेता है तो उससे जड़ निकल जाता है, क्या निकल जाता है, जड़ निकल जाता है। और उसको अब यहाँ से अगर काट भी देंगे ना, यहाँ से मान लो काट दिए तब भी ये पौधा अब क्या करेगा, खुद वृद्धि विकास करके नया पौधा, नया पत्ता, नया फूल सब कुछ बनाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये भूमि के स्तर को छुआ तो इस विधि को हम लोग भू स्तरी बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों विधि पाया जाता है पुष्पी पौधों में, लेकिन ये जो कोनिडिया है ये पुष्पी पौधों में पाया नहीं जाता। अब ये कोनिडिया क्या होता है इसको भी बताते हैं, समझो ध्यान से। चलो देखो कोरोडिया को समझ लो क्या होता है। देखो बहुत सारे ऐसे कुल के पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु जनन के द्वारा उनमें अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन हम लोग पढ़े हैं। बीजाणु जनन क्या था, मतलब जीव के अंदर, मतलब पौधे के अंदर जो बीज होता है वो हवा के द्वारा बाहरी वातावरण में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो बीजों के उस समूह को ही क्या बोला जाता है, कोनिडिया बोला जाता है। किसमें, बीजाणु जनन के समूह में जो बीजों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, कोनिडिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक मुख्य रूप से किस संरचना से होता है। देखो पेनिसिलियम नामक कवक, इस कवक में क्या होता है कि हमारा जो अलैंगिक जनन की क्रिया है, अभी तुरंत बताएं, बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन की कौन सी क्रिया, बीजाणु जनन, यही बीजाणु जनन का क्रिया होता है तुम्हारा कवक में, किसमें होता है, कवक में होता है। तो अभी तुरंत हम ऊपर में बताएं कवक के समूह को क्या बोला जाता है, मतलब उसके बीजाणु के समूह को कोनिडिया बोला जाता है। तो कवक में जो कभी भी पूछ रहे अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बीजाणु जनन के द्वारा होता है। और कौन से भाग द्वारा होता है, क्या हो जाएगा उसका नाम, कोनिडिया द्वारा होता है। अगला है, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब दो जीव, दो अलग अलग जीव, यानी कि जब नर और मादा दो अलग अलग जीव आपस में संलयित होकर नया युग्मनज बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन, तो इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। तो जीवाणु देखो, जीवाणु का शरीर बहुत क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग जैसे अमीबा में पढ़े हैं, पैरामीशियम में पढ़े हैं, वो भी छोटा जीव होता है। तो छोटे छोटे जीवों में क्या होता है, वो खुद दो भागों में बंटते हैं और नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है, तो द्विविखंडन या द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला है, किसमें जनन कोशिका दो विभक्त में होकर नए जीवों को जन्म देती है। बोलता है कि इसमें से किसमें जनन कोशिका वो दो भागों में बट जाती है। तो अभी हम बताएं जितना छोटा छोटा जीव होगा वो सभी क्या होगा, दो भागों में बट करके नया जीव को बनाएगा। लेकिन क्या पुष्पीय पौधा ऐसा कभी करेगा, हम लोग तो पुष्पीय पौधा में जनक के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। वही जो मोनेरा और प्रोटिस्टा कुल के पौधा होते हैं, उन दोनों में जनन कोशिका क्या करती है, दो भागों में बट जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि बोलता है जेम्यूल्स किसमें बनते हैं। जेम्यूल्स जो होता है वो हम तुम लोग को बताएं, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। लेकिन जेम्यूल्स जो मुख्यतः बनता है वो बनता है स्पंज में। किसमें बनता है, स्पंज में। अभी तो ऊपर में हम लोग स्पंज के बारे में अच्छे प्रकार से देख लिए थे। अगला है, किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। कौन खींच लेता है, जलकुंभी। ऑक्सीजन खींचने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक बोला जाता है। अगला है, इनमें से किस पौधे की पत्ती से, अरे चला गया रे, देखो क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे की पत्ती के किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। एक बात बताओ, इनमें से किसकी पत्ती से हम लोग नया पौधा उगा सकते हैं, तो ब्रायोफिलम की पत्ती से। तो ब्रायोफिलम की पत्ती से हम लोग क्या कर सकते हैं, नया पौधा को उगा सकते हैं। ये भी कायिक प्रजनन का ही एक विधि है। अच्छा इसका आंसर बताओ, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और जब दो जनक के द्वारा होती है तब क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। बोलता है जब नर और मादा गैमिट, यानी गैमिट को हिंदी में युग्मक बोलते हैं। बोलता है कि जब नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, यानी कि इस बार कितने जीव भाग ले रहे हैं, दो जीव भाग ले रहे हैं। तो नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ये लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है कि बोलता है कि एक क्लोन के संबंध में कौन सही है। तो क्लोन, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्लोन। वो क्या कहलाता है, तो वो क्लोन कहलाता है। अब देखो ये जो क्लोन है, बोलता है इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो क्लोन क्या बोलते हैं, वैसे जीव जो आनुवांशिक और आक्रिय रूप से, यानी कि आनुवांशिक रूप से भी और आकार में दोनों में अपने जनक के क्या हो, समान हो। तो ऑप्शन सी है मेरा कि आकार तथा आनुवांशिक रूप दोनों रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, सही। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का कितना क्वेश्चन कर लिए, तो 40 क्वेश्चन कर लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है।